उत्तर प्रदेश के उद्योगों के सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज की शुरुआत करने से पहले आइए समझते हैं उद्योग किसे कहते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की बात करेंगे। उद्योग पहले समझते हैं। अगर हम किसी चीज़ की उत्पादन खुद के उपभोग के लिए करते हैं, उद्योग नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का उत्पादन ट्रेड माइंडसेट के साथ किया जाता है, वह प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। जैसे अगर आप खुद के पहनने के लिए शर्ट सिल रहे हैं तो वो उद्योग नहीं है, लेकिन शर्ट की सिलाई शर्ट को बेचने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया उद्योग कहलाएगी। अब आइए समझते हैं चीनी उद्योग के बारे में। उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन के मामले में पूरे भारत में पहले नंबर पे है। गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पे है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की बात करें, इंडियन मिल्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में 116.52 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जो कि भारत में कुल उत्पादन का लगभग 31% है। उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में भी पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की संख्या की अगर बात की जाए, ये 53 लाख हैं। इंडियन मिल्स एसोसिएशन के एक और आंकड़े की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने का जो रिकवरी रेट है वो 10.85 है। रिकवरी रेट का मतलब ये है, अगर आप 1 कुंटल गन्ने की पिराई करते हैं तो उसमें से 10 किलो चीनी निकलता है। उत्तर प्रदेश में अगर गन्ना उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश मिलके गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात करूं मैं तो उसमें मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे जिले आते हैं। वहीं पूर्वांचल में देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच जैसे जिले हैं जहां गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगर गन्ना किसानों की समस्या या चीनी उद्योग की समस्या को हम समझना चाहेंगे तो हमें इतिहास में जाना होगा। मैं बात मार्च 1948 की कर रहा हूं, जब देश के पहले उद्योग मंत्री ने देश का पहला औद्योगिक नीति प्रस्तुत किया। इस औद्योगिक नीति के तहत भारत में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ये 4 कैटेगरीज थीं। पहली कैटेगरी वह थी जिसमें ऐसे उद्योग रखे गए थे जिनके ऊपर सरकार की केवल मोनोपोली थी। दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जो निजी क्षेत्र और सरकार क्षेत्र के द्वारा साथ में चलाया जाएगा। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें वह ऐसे उद्योग रखे गए जो ऑपरेट तो होंगे निजी क्षेत्र के द्वारा, लेकिन इन्हें सरकार खुद गवर्न करती थी। और चौथी श्रेणी में शेष बचे हुए उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। आपको बताता चलूं, चीनी उद्योग और पेपर इंडस्ट्री ये 2 ऐसे उद्योग थे जो तीसरी कैटेगरी में आते थे। अर्थात चलाए तो जाते थे निजी क्षेत्र के द्वारा, लेकिन ये कैसे चलाए जाएंगे ये बताती थी सरकार। चीनी मिल के मालिक चीनी उद्योग को चलाएंगे कैसे, यह सरकार ऐसे तय करती थी कि सरकार ही तय करती थी कि चीनी मिल के मालिक किसानों से किस दाम पे गन्ना खरीदेंगे। गन्ना खरीदने के लिए केंद्र सरकार गन्ने के लिए उचित मूल्य जारी करती है, जिसे FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कहते हैं। FRP का निर्धारण केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति करती है। राज्य सरकार भी गन्ने के लिए राज्य सलाहकारी मूल्य भी जारी करती है। केंद्र सरकार चीनी मिल के मालिकों से यह भी कहती है कि जो कुछ भी चीनी उत्पादन होगा उसका 10% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी उद्योग के मालिक को रिजर्व रखना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS। उत्तर प्रदेश में इसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान या कोटा भी कहते हैं। ऐसे में चीनी मिल का मालिक परेशान होने लगा, क्योंकि वह अपने मन से गन्ने को खरीद भी नहीं सकता था और जो कुछ भी वो चीनी का उत्पादन कर रहा है उसका एक हिस्सा उसे PDS के लिए रिजर्व रखना पड़ता था। इससे परिणाम यह हुआ कि वह घाटे में जाने लगा। मैं आपको बताता चलूं कि व्यापारी कभी भी अपने लाभ से समझौता नहीं करता है, और इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे चीनी मिलें बंद होने लगी। उत्तर प्रदेश में कुल 160 से अधिक चीनी मिलें थीं, लेकिन वर्तमान में यह घटकर केवल 120 रह गई हैं।
अगली यानी किसानों की समस्याओं का भी आधार यहीं से निकलता है। जब चीनी मिलों के मालिकों को घाटा होने लगा तो उन्होंने गन्ने के भुगतान में देरी शुरू कर दी, जिससे किसानों को पैसा मिलना मुश्किल होने लगा। परिणाम स्वरूप किसान जगह जगह आंदोलन करने लगे। गन्ना के उत्पादन की और भी बहुत प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं। जैसे गन्ना एक मोनोकल्चर की फसल है। मोनोकल्चर का फसल का होने का मतलब यह है कि इसमें फसल चक्र नहीं होता है और ऐसी स्थिति में लगातार 3 बार उत्पादन के बाद उत्पादन घटने लगता है, जिससे चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना मिल नहीं पाता है। गन्ना क्षेत्र के अन्य समस्याओं की अगर बात करें तो चीनी मिल के मालिक के द्वारा समय से गन्ने का भुगतान न करने के कारण किसान अपने गन्ने को खांडसारी उद्योग को स्थानांतरित कर देता है, जिससे चीनी मिल प्रभावित होते हैं। कोरोना काल में चीनी मिल के मालिक नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि चीनी की सबसे अधिक खपत कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मिठाई की दुकानों और शादी ब्याह में होता है। कोरोना के कारण ये सभी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिसका सीधा असर चीनी मिल के मालिकों पर पड़ा है। आइए अब जानते हैं कि सरकार इस उद्योग के लिए क्या कर रही है। सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज चीनी उद्योग के लिए जारी किया है। अब देखना यह होगा कि इसका लाभ चीनी मिल के मालिकों को तो मिलता है, लेकिन क्या किसानों के गन्ना के दाम का सही समय पे भुगतान हो पाएगा। सरकार ने एक निर्णय लेकर के यह भी कह दिया कि चीनी मिल के मालिकों को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत अपने चीनी को रिजर्व नहीं रखना होगा। अर्थात अब चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों पर ना मिलकर सीधे बाजार से लिया जा सकता है। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर किसानों के दर्द पर मरहम करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखना यह होगा क्या यह मरहम किसानों के लिए कारगर होगा। क्या किसान अपने आंदोलन को छोड़ देंगे। किसान की सुध लेना सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू।